हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया हम नेक्स्ट लेक्चर आयनिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एसिडिक बफर के बारे में पढ़ा था कि एसिडिक बफर क्या होता है, क्वेश्चंस जो है वो कैसे आते हैं, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देख ली थी। ठीक है, देखो आज जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है बफर कैपेसिटी का। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको कि बफर कैपेसिटी जो है वो नीट के लिहाज से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं या नीट के बच्चे जो भी है वो ये 10-15 मिनट का टॉपिक है, 10 से 1 मिनट का, ये आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद में हम बेसिक बफर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो कि बफर कैपेसिटी होती क्या है। तो टॉपिक इज बफर कैपेसिटी। ठीक है भैया जी, जो बफर कैपेसिटी होती है ना, आप इसको ये मानो, अच्छा इसको जो है वो कई जगह नीटा से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे जो है वो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कोई भी सिंबल ले सकते हो आप जो है वो शॉर्ट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बफर कैपेसिटी जो है ना, हमने कहा कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच को क्या करे, पीएच चेंज को रेजिस्ट करे, जिसकी पीएच चेंज ना हो। तो किसी भी बफर सॉल्यूशन के लिए ये जो पीएच को रेजिस्ट करने की नेचर है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, कि पीएच को कितनी आसानी से रेजिस्ट कर रहा है, उसकी पीएच कितनी जल्दी चेंज हो रही है या कितनी देरी से उसकी पीएच चेंज हो रही है। तो बफर कैपेसिटी होती क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी, मैं ये लिखूंगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट पीएच चेंज। ठीक है, अब ये तो चलो इसकी डेफिनेशन है, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कैसे मैथमेटिकली इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो यहां पर मैं ये लिखूंगा कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द pH of 1 liter बफर सॉल्यूशन बाय 1 यूनिट। ठीक है, क्या आपको क्या करना है भैया जी, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज करनी है। अब आप कहोगे कि सर बफर की पीएच तो चेंज होती ही नहीं है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि मेरे भाई, मैंने आपको यह कहा था कि बफर में थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस मिलाओगे तो पीएच चेंज नहीं होगी। या फिर मैंने यह भी कहा था कि चेंज इन पीएच इतना कम होगा कि उसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लिजिबल कर सकते हो, यही कहा था। अब यहां पर हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि हम उसमें मान लो एसिड मिलाते गए या बेस मिलाते गए, पीएच जो बहुत ही कम थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये थोड़ा थोड़ा हो कि कितना 1 का चेंज आ जाएगा। तो जब आपको इतना एसिड या इतना बेस किसी बफर सॉल्यूशन में मिलाना है कि जो चेंज इन बफर है ना वो कितना हो जाए, वो 1 हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बफर कैपेसिटी बोलेंगे। यानी अगर आपको ये लिखना है ना, तो नीटा इज इक्वल टू, मैंने ये लिखाया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऊपर तो हमारे पास आएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स्ड इन बफर। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा पीएच, कि भाई इतने मोल मिलाने पर कितना पीएच चेंज हुआ है। और जब ये पीएच चेंज 1 आ जाएगा तो जितने मोल आप इसके, मान लो 10 मोल मिलाने पर एक जो है वो पीएच में चेंज आया, तो अपने पास बफर कैपेसिटी होगी कितनी, जो है वो 10। ठीक है, ये हमारे पास है बफर कैपेसिटी निकालने का तरीका कि कितने मोल आपने मिलाए डिवाइड बाय उसके रेस्पेक्ट में पीएच चेंज कितना हुआ है। ठीक है, आप देखो कि किसी के लिए बफर कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी ना, हम ये बोलेंगे वो उतना ही बढ़िया बफर होगा। एक तो सॉल्यूशन है, मान लो बफर सॉल्यूशन ए है, अब एक है बफर सॉल्यूशन बी, एक तो ए एक बी, 2 अलग अलग बफर सॉल्यूशन है। और 2 अलग अलग बफर सॉल्यूशन के लिए यहां पर हम ये बोलेंगे कि इसकी बफर कैपेसिटी 10 है, इसकी बफर कैपेसिटी 5 है। मुझे बताओ ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कौन करेगा, कौन सा वाला बफर ज्यादा इफेक्टिव होगा। कि यार इसकी पीएच चेंज जो है वो 10 मोल अगर आपने एसिड या बेस के मिलाए
तब जाके पीएच चेंज हुई। ये 5 मोल में फेल हो गया है ना, या 5 मिलाते ढेर हो गया, तो भैया यहां पर तो 5 मिलाते ही पीएच चेंज हो रही है, यहां 10 मिलाने पर पीएच चेंज हो रही है। ज्यादा बढ़िया रेजिस्ट कौन कर रहा है पीएच चेंज को? ए जो है वो ज्यादा बढ़िया रेजिस्ट कर रहा है। तो हम बोलेंगे बफर कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती है वहां पर पीएच के लिए, वो बफर सॉल्यूशन पीएच के लिए उतना ही ज्यादा रेजिस्ट होता है, उतना ही बढ़िया बफर बनता है, कहने का मतलब ये, ठीक है। और ये बढ़िया बफर तब बनेगा जब सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन का रेशियो कितना लेना है, 1/1, तो बफर कैपेसिटी आपको मैक्सिमम मिलती है कि जब सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन का रेशियो कितना 1/1 होगा तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। तो मैं ये लिख देता हूं नीटा विल बी मैक्सिमम when the concentration of salt upon acid, the concentration ratio of salt upon acid is 1, ठीक है। तो इस केस में बफर कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। चलो ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। अब देखना कि हमें तो जो है वो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेल्टा पीएच, है ना, कि आप जो है वो एसिड या बेस अगर आपने ऐड कर दिया तो पीएच कितनी चेंज हो जाएगी। मान लो हमारे पास कोई बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको हम एग्जांपल समझते हैं। इफ ए बफर सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग A moles of weak acid HA and B moles of its salt NaA, ठीक है, कि कोई बफर सॉल्यूशन है तो वो आपने कैसे प्रिपेयर किया, उसमें आपने ए मोल, स्मॉल ए मोल तो एसिड के मिलाए हैं और स्मॉल बी मोल जो किसके मिलाए हैं, उसके सॉल्ट के मिलाए हैं, तो ये एक एसिडिक बफर हो गया ना। तो पीएच में इसके लिए ऐसे लिखूंगा pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन तो हो गई बी और इसकी कंसंट्रेशन हो गई कितनी, ए, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखना, इफ x moles of any strong acid मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है अपने पास HX is added in above buffer solution, ठीक है। आपने जो है वो क्या कर दिया, इस बफर सॉल्यूशन में x मोल ऐड कर दिए। आपको क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कि यार x मोल अगर बफर सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, x मोल ऐड करने के बाद बफर की पीएच कितनी हो जाएगी, तो हम जनरली बोलते हैं कि पीएच चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा मिला दिया तब तो पीएच चेंज होगा ना। तो हमें तो ये डेल्टा पीएच ही कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली एक फॉर्मूला डिराइव करना है कि हम कैसे पीएच चेंज कैलकुलेट करें, है ना। तो x मोल आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के मिला दिए। मुझे बताओ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है HX तो ये तो पूरा आयोनाइज होगा, इसका अल्फा तो कितना होगा 100%, तो H प्लस और साथ में आयोनाइज होगा किसमें, X माइनस में। इसका अगर x मोल है थोड़ी देर में ये हो जाएगा 0, ये आएगा x और ये भी कितना x। तो मुझे बता दो जो एसिड है ना स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे आपको कितने H प्लस मिले, x मोल मिले H प्लस के। क्लियर है बात। अब देखना कि हमारे पास बफर था HA प्लस NA माइनस। मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आप एसिड ऐड करोगे, ये बफर का एसिडिक पार्ट, ये बफर का बेसिक पार्ट, तो जो बेसिक पार्ट है ना वो एसिडिक पार्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अब कैसे खत्म करेगा, तो ये इस तरीके से खत्म करेगा कि A माइनस जो है ना ये इस H प्लस के साथ रिएक्शन करके तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HA में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, पहले से HA के मोल थे हमारे पास कितने, A, ठीक, पहले से A माइनस के मोल थे हमारे पास B, अब इसके x मोल आ गए, t बराबर 0 पर ये कंडीशन है। अब थोड़ी देर बाद में जब इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपने जो भी H प्लस मिलाया है उसको जो है बफर ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ये पूरा खत्म। इसका कितना बच जाएगा, B माइनस एक्स, और इसका कितना बन जाएगा, A प्लस एक्स, है ना, कि इसके एक के साथ इसका एक काम में आता है तो x के साथ इसका जो है x काम में आएगा, तो बचेगा कितना, b माइनस एक्स बच गया। इसके एक से इसका जो एक बनता है तो इसके x से इसका भी x बनेगा, तो पहले से a था x और बन गया। तो अब देखो नई कंडीशन हमारे पास ऐसी आ गई, इसको तो मैं मिटा रहा हूं, हमें तो डेल्टा पीएच कैलकुलेट करना था ना। नई कंडीशन कुछ ऐसी आ गई कि नई pH 2, तो pH 2 ये आ गई भैया pKa, ये तो उतना ही रहेगा,
प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट की नई कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई कितनी, बी माइनस एक्स, और एसिड की नई कंसंट्रेशन आ गई कितनी, ए प्लस एक्स। ये लो, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। हमें तो डेल्टा पीएच निकालनी थी, मान लो ये पीएच 1 है तो डेल्टा पीएच निकाल ली थी, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूं, तो ये आ जाएगी pH2 माइनस pH1, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर जो पी के ए तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा लॉग बी माइनस एक्स ए प्लस एक्स माइनस ये आ जाएगा लॉग बी बाय ए। देख लो जरा, ऐसा ही होगा क्या, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको कैसे लिख सकता हूं, लॉग ए अपॉन बी। तो हमारे पास डेल्टा पीएच ये आ गया भैया जी लॉग, ध्यान से देखो ये हो जाएगा बी माइनस एक्स लॉग ए, ठीक है, अपॉन बी, तो इसकी वैल्यू आ गई बी बाय ए। ये लो जी, ये हमारे पास एक तरीके से डायरेक्टली डेल्टा पीएच की पीएच चेंज कितना होगा, तो भैया जी इतना पीएच चेंज आएगा। और डेल्टा पीएच डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि एक बफर सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्ट इतना है, उसमें एसिड इतना है, ठीक है, अब इसमें 1 मोल HCl मिला दिया, 2 मोल H2SO4 मिला दिया या 2 मोल NaOH मिला दिया, पीएच चेंज कितना होगा, डेल्टा पीएच पूछेगा। ये हमारे पास डायरेक्टली डेल्टा पीएच निकालने का तरीका है, ठीक है। तो भैया ये है बफर कैपेसिटी, है ना, और केवल जो है वो जेई के लिए आपको ध्यान में रखनी है, नेट के बच्चे जो इसको स्किप कर सकते हैं, आज तक कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं जो है वो इतना मुझे पता है कि आप जो भी कोचिंग में है, जिस भी रेस्पेक्टिव कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके मॉड्यूल में कहीं ना कहीं आपको इसका जिक्र जरूर मिलेगा, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, मॉड्यूल में शायद आपको इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाए, ठीक है। अब देखो, हम नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास वो है बेसिक बफर, ठीक एसिडिक बफर के जैसा ही है, ठीक है, ज्यादा जो है वो दिमाग लगाना ही नहीं है एसिडिक बफर में। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, एसिडिक बफर की पीएच कितनी होगी, क्या पीएच 7 होगी, 7 से कम होगी या 7 से ज्यादा, कितनी पीएच हो सकती है एसिडिक बफर की? अगर आप ये सोच रहे हो कि एसिडिक बफर की पीएच तो हमेशा 7 से कम ही होगी, तो आप गलत हो भैया जी। एसिडिक बफर की पीएच कुछ भी हो सकती है, इवन 7 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है पीकेए की वैल्यू पर। ध्यान रखना, एसिडिक बफर की पीएच कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है हमेशा 7 ही हो। उसको एसिडिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि बफर के कंपोनेंट्स एसिडिक है। कहने का मतलब यह है कि बफर हमने जो बनाया ना इनिशियली, उसका मेन कंपोनेंट वीक एसिड है ना, और उसका कॉन्जुगेटेड हमें लेना है। तो ध्यान रखना, बफर की पीएच कुछ भी हो सकती है, कितनी भी आ सकती है ना, 7, 7 से कम, 7 से ज्यादा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बफर एसिडिक है तो पीएच हमेशा कितनी हो, 7 ही हो या 7 से कम ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट है ना, वो है भैया बेसिक बफर। देखिएगा, देखो कि भाई मुझे बताओ एसिडिक बफर क्या होता है। तो आपने कहा था कि सर एसिडिक बफर कोई वीक एसिड और साथ में उसी वीक एसिड का कोई कॉन्जुगेटेड बेस, वीक एसिड और साथ में कॉन्जुगेटेड बेस, ये जो मिक्सचर होता है ये एसिडिक बफर होता है। बिल्कुल सही बात है भैया, इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर बोलते हैं। अब बेसिक बफर में क्या होगा, कुछ नहीं है, वीक एसिड की जगह क्या हो जाएगा, वीक बेस और साथ में उसका कॉन्जुगेटेड एसिड। तो यहां पर पहले तो मैं लिख देता हूं कि द मिक्सचर ऑफ weak base and its salt with strong acid will acts as acidic buffer, basic buffer will act as basic buffer। ठीक है, कि पहले मैंने आपको यह लिखवाया था कि द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर क्या है, द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड विल एक्ट एज बेसिक बफर। ठीक है, अब देखना जरा कि चलो ठीक है बेसिक बफर ये होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स conjugated acid
ठीक है, विल एक्ट्स एज बेसिक बफर। ठीक है, कि द मिक्सचर ऑफ वीक बेस, कि कोई भी वीक बेस है और इस वीक बेस के साथ जो क्या है कॉन्जुगेटेड एसिड है, ठीक है, इसी का कॉन्जुगेटेड एसिड, तो ये क्या होगा, बेसिक बफर होगा। क्लियर है बात? जैसे आप समझो कि एग्जांपल के लिए इसको मैं ऐसे लिखूंगा, कोई भी वीक बेस और साथ में इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलाकर बनाया गया सॉल्ट, ये जो मिक्सचर है यही क्या होगा, बेसिक बफर। इसको ठीक आप ऐसे भी लिख सकते हो, वीक बेस और साथ में इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, ये जो है यही क्या है भैया जी, यही अपने पास है क्या, बेसिक बफर है। ठीक है, जैसे इसका बहुत ही फेमस और जनरली जो अक्सर काम में आएगा, आपको क्वेश्चन भी इस पर देखने को मिलेगा, एग्जांपल है NH4OH और साथ में है NH4Cl। ठीक है, ये देखो ये वीक बेस है और ये हो गया वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट, ये जो है यही क्या है, बेसिक बफर है। ठीक है, दोनों जो है बेसिक बफर की तरह काम करेंगे। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो NH4OH ये वीक बेस हो गया और NH4+ ये इसका क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड एसिड बेस में एक H+ या एक OH- का डिफरेंस होता है, तो ये अगर OH रिलीज करेगा तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, तो ये क्या है, एक बेसिक बफर है। जैसे आप देखो कि इसी को ऐसे भी लिख सकते हो NH3 और साथ में NH4OH। मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि कहीं पर लिख के दे NH3 एक्वस NH3, ठीक है, या तो ये सारी चीजें एक ही होती है, NH3 एक्वस NH3 NH4OH दोनों एक ही चीज है ना। या इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है NH3 और साथ में NH4+, ये भी क्या है, बेसिक बफर है। आपको ऐसा लिख के दे दिया जैसे हमारे पास है NH4 या NH4OH और साथ में आपको दे दिया NH4 ट्वाइस SO4, ये भी एक बेसिक बफर की तरह काम कर सकता है कि वीक बेस और इसका स्ट्रॉन्ग के साथ मिलकर बनाया गया सॉल्ट का मिक्सचर। ठीक है, और भी अलग अलग तरीके के बफर होते हैं, जैसे आप ये मानो कि AlOH3 और साथ में AlOH2+, ये जो है ये भी बेसिक बफर हो सकता है, क्योंकि भैया इन दोनों में एक OH का डिफरेंस है ना, तो ये भी बेसिक बफर की तरह बिहेव कर सकता है। और देखो कि जैसे आपको ये दे दिया पिरिडीन, ठीक है, ये एक बेस है, वीक बेस है, और साथ में आपको दे दिया पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, दिस इज पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड, है ना, ये तो हो गया वीक बेस और ये हो गया वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट, ये भी बेसिक बफर की तरह काम कर सकता है। जैसे मैंने आपको एक तो दे दिया एनिलीन NH2, एक दे दिया एनिलीनियम आयन, ये भी जो है वो बेसिक बफर की तरह बिहेव कर सकता है। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिस तरीके से आपने एसिडिक बफर में एग्जाम्पल लिखे थे, ठीक वैसे ही बेसिक बफर के एग्जाम्पल आपको देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि भैया वीक बेस होना चाहिए और साथ में इसका कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, तो बेसिक बफर होगा। ठीक है, फिर देखो कि अगली चीज आती है कि यहां पर बफर एक्शन क्या होता है ना, सेम टू सेम एसिडिक बफर के जैसा ही है। बफर एक्शन की बात भी कर लेते हैं, वो ही सारे पॉइंट हमें दोबारा पढ़ने हैं जो हमने कहां पर पढ़े थे, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, जो हमने एसिडिक बफर में पढ़े थे कि उन्हीं सारे पॉइंट्स की हमें बातचीत करनी है। देखो कि बफर एक्शन, हाँ जी देखना बफर एक्शन, तो भैया होता यह है कि मैंने आपको बता रखा कि बफर चाहे कैसा भी हो, ठीक है, बफर में एसिडिक और बेसिक पार्ट दोनों होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने एक बफर देखा था NH4OH और साथ में NH4+, ठीक है, ये बफर हमने देखा। तो ये बफर ये क्या है, ये है वीक एसिड और ये है इसका कॉन्जुगेटेड, दिस इज वीक बेस एंड दिस इज कॉन्जुगेटेड एसिड। तो ये तो है बफर का बेसिक पार्ट, बेसिक पार्ट, और ये है बफर का एसिडिक पार्ट। तो हमारे बफर में दोनों चीजें होती है, वहां पर एसिडिक पार्ट भी होता है और वहां पर बेसिक पार्ट भी होता है, दोनों होते हैं। और अगर बफर में दोनों है
तो आपने मान लो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड किया है ना, कि इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ लिख देता हूं, H+ इज एडेड, थोड़ा सा H+ ऐड किया, हम ये बोलते हैं कि थोड़ा सा H+ ऐड करोगे, थोड़ा सा OH- ऐड करोगे तो बफर की pH चेंज नहीं होगी। या फिर आप ये बोलो कि वो जो चेंज इन pH है ना, वो ऑलमोस्ट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम चेंज आएगा। तो देखो ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही आप एसिड मिलाओगे, H+ मिलाओगे, तो बेसिक पार्ट एक्टिव हो जाएगा, और ये जो NH4OH है ना, ये उस मिलाए गए H3O+ के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके इसको कन्वर्ट कर देगा NH4+ और साथ में H2O में। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी कि आपने H+ ऐड किया और उस H+ को ये NH4OH तुरंत क्या कर गया, खा गया, और तुरंत खा गया तो वो H+ आपने ऐड किया तो वो वापस से कम हो जाएगा, pH चेंज नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां पर बोलूंगा इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ OH- इज एडेड, कि अगर आपने थोड़ा सा OH- ऐड कर दिया तो जैसे ही OH- ऐड करोगे तो ये एसिडिक पार्ट जो है ये एक्टिव हो जाएगा, और ये एक्टिव होगा तो NH4+ और ये OH- इसके साथ रिएक्शन करके वीक एसिड बना लेगा NH4OH, और आपको पता है ये वीक एसिड है, ये फर्दर वापस से आयोनाइज इतनी आसानी से होगा नहीं, तो जो OH आपने मिलाया उसको भी खा गया और जो H+ मिलाया उसको भी खा गया। तो होता यह है कि भाई कोई भी बफर सॉल्यूशन चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, बफर में दोनों चीजें होती है, वहां एसिडिक मतलब एसिडिक पार्ट भी होता है, बेसिक पार्ट भी होता है। तो एसिडिक पार्ट जो है ये तो काम करेगा बेस पर, जो OH मिलाओगे उस पर काम करेगा, और जो बेसिक पार्ट है वो काम करेगा एसिड पर, जो H+ मिलाओगे उस पर काम करेगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो ये है भैया बेसिक बफर का बफर एक्शन, कि बेसिक बफर ऐसे काम करता है। याद करो एसिडिक बफर भी तो कुछ ऐसा ही था, वहां पर भी तो सेम मैंने यही केस बताया था। अब देखो अगला, कि एसिडिक बफर के केस में हमने pH की बात करी थी, अब बेसिक बफर के केस में हम बात करेंगे POH की। देखिएगा तो टॉपिक है POH ऑफ बेसिक बफर। ठीक है, कि POH ऑफ बेसिक बफर, हमारे पास कंडीशन ये है कि POH के लिए आपको चाहिए OH-, और OH- आपको मिलेंगे कहां से, वीक बेस से। तो जैसे अभी बफर देखा था हमने NH4OH और साथ में NH4+, ये वीक बेस है, और भैया इसी के आयोनाइजेशन से आपको क्या मिलेगा, OH- मिलेगा। तो इसको हम आयोनाइज करवाते हैं। देखना मैं ये लिखूंगा NH4OH इज कन्वर्टिंग इनटू NH4+, और साथ में OH-, ऐसे ही होगा आयोनाइजेशन। इसके लिए वैल्यू लिखूंगा Kb, तो Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4+, कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, ऐसे ही आएगा। यहां से OH निकाल लो, तो OH- आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4+। देख लो जरा, ऐसे ही आएगा। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो log OH- इज इक्वल टू, ये आएगा log Kb। अच्छा ये हो गया log A इंटू B, तो इसको डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं log A प्लस log B। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास ये बन गया माइनस log OH- इज इक्वल टू माइनस log Kb और माइनस log यह आया कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4+। चेक करो यही एक्सप्रेशन बनेगा। माइनस log OH क्या होता है, POH, माइनस log Kb PKb। अब इस माइनस को अगर अंदर इंक्लूड कर लूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH एंड नीचे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ऊपर तो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ और नीचे हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। चेक कर लो, देखें ऐसा ही केस बनेगा ना। तो ये केस हमारे पास बनेगा, ध्यान दो सेम टू सेम ऐसा ही हमने कहां पर किया था, एसिडिक बफर में भी किया था, सेम ऐसा ही था एसिडिक बफर में, और ऐसा ही था। तो एसिडिक बफर में बस यहां पर पीएच की जगह क्या थी, पीओएच, मतलब पीओएच की जगह पीएच, पीकेबी की जगह क्या था, पीकेए, ऊपर सॉल्ट,
नीचे एसिड था, यहां पर क्या आएगा, बेस, है ना। तो अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, इन जनरल मैं यू लिखूंगा कि POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग, ऊपर तो कंसंट्रेशन आएगी सॉल्ट की और नीचे कंसंट्रेशन आएगी किसकी, बेस की। ओके, तो ये कंडीशन है हमारे पास किसके लिए भैया, बेसिक बफर की पीएच आपको इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और ये जो है ना, अगर एक बार POH आ गई तो पीएच भी आई जाएगी, है ना। ये इक्वेशन को हम बोलते हैं भैया हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। applicable only when salt upon base ratio is 1/10 to 10/1। तो भैया ये तभी लागू होगी जब सॉल्ट अपॉन बेस का जो रेशियो है ये 1/10 से 10/1 के बीच में हो। ये मैंने आपको एसिड में भी बताया था, एसिडिक बफर में भी बताया था। इसका मतलब ये है कि हर किसी कंसंट्रेशन में, ठीक है, हर किसी रेशियो में इनको मिलाने पर बफर नहीं बनेगा। रेशियो जो है वो इतना के 0.1 से 10 के बीच में होना चाहिए, तो ही वो बेसिक बफर की तरह काम करेगा, तो ही वो अपने पीएच को रेजिस्ट करेगा। अगर इससे रेशियो कम हो गया, 0.1 से कम हो गया या 10 से ज्यादा हो गया, तो भैया उस केस में ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, वो बफर तो नहीं होगा। यही बात पहले भी हो चुकी है अपने बीच में। यहां पर देखो, मैं ये कहता हूं कि इफ सॉल्ट अपॉन बेस, मान लो ये जो रेशियो है ये आपने ले लिया 1/10, अगर सॉल्ट अपॉन बेस 1/10 ले लिया तो ये हो जाएगा log 1/10, और log 1/10 की वैल्यू -1, तो इस केस में POH हमारे पास आ जाएगा कितना, PKB -1, ठीक है। और अगर मान लो यही रेशियो कि जो सॉल्ट अपॉन बेस है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं, ये तो कर लिया होगा ना आपने। हाँ जी, कि मान लो ये जो रेशियो है सॉल्ट अपॉन बेस का, ये रेशियो आपने ले लिया 10/1, ठीक है। कि वही बात कि इफ सॉल्ट अपॉन बेस, ये हमने ले लिया 10/1। अगर आपने ये रेशियो इतना लिया है तो इस केस में मुझे बताओ POH ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी PKB +1, ठीक है। क्योंकि भैया इस केस में यहां पर जो कितना 10/1 होगा, और 10/1 होगा तो ये हो जाएगा PKB +1। तो पहले हमने बात करी थी पीएच रेंज की, अब यहां पर हम बात करेंगे POH रेंज की। तो POH रेंज कहां से कहां तक हो गई, PKB ±1। वही है कि भाई अगर मान लो इन दोनों को मिलाते हो और मिलाने पर प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन की पीएच या POH अगर इस रेंज में है, तब तो वो बफर की तरह काम करेगा, अदरवाइज वो बफर नहीं होगा, एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बात, ये आ गया। और फॉर बेस्ट बफर, तो बेस्ट बफर के लिए क्या होता है कि जो सॉल्ट अपॉन बेस है ना, ये आपको इक्वल लेने पड़ते हैं। अभी मैंने बफर कैपेसिटी में बताया था, तो इक्वल लेने पड़ते हैं 1/1। तो इस केस में जो POH है ये किसके इक्वल आ जाएगा, PKB के इक्वल आ जाएगा, और ये बेस्ट बफर होगा। कहने का मतलब ऐसा बफर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ पीएच चेंज को रेजिस्ट करेगा, उसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम मिलेगी आपको, है ना। ये सारी चीजें हैं बेसिक बफर, सेम टू सेम एसिडिक के जैसा ही तो है, कुछ अलग थोड़ी ना है ना। तो ये है, इस पर एक आधा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देखिएगा जरा, इसको मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी, क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे कैलकुलेट द pH ऑफ resulting mixture when 0.1 मोलर 100 ml NH4OH, इसका PKB आपको दे रखा है 4.7, ठीक है, 4.7 इज मिक्स्ड विथ 0.1 मोलर HCl, ठीक है।
in the calculate the pH in pH of resulting mixture when 0.1 molar 100 ml ammonium hydroxide is mixed with 0.1 molar HCl when, ठीक है। अब ये आपको इसमें जो है वो 2-3 केस दे दिए कि जैसे सबसे पहला आपको बोल दिया कि 80 ml ऑफ HCl इज यूज्ड, ठीक है, कि भाई जो 0.1 मोलर HCl है ना, इसका केवल 80 ml आपने काम में लिया, तब आपको pH बतानी है। दूसरा कि 100 ml ऑफ HCl इज यूज्ड, कि जब आपने 100 ml HCl मिला दिया, कि पहले जो है वो हमने इसमें HCl मिलाना स्टार्ट किया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक मिला दिया, तो जब 80 मिला दिया तब pH कैलकुलेट करो। फिर मिलाते मिलाते हम HCl मिलाते गए, कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड नीचे था, ऊपर से HCl मिलाते गए, मिलाते मिलाते जो वो हमने कितना 100 ml HCl मिला दिया, तो pH कैलकुलेट करो। तीसरा 120 ml ऑफ HCl इज यूज्ड, और मिलाते मिलाते आपने 120 ml तक HCl ऐड कर दिया। इन तीनों केस में जो है वो आपको क्या करना है, एक तरीके से pH बतानी है, ठीक है। देखो होगा ये कि ये 2 केस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो तीसरा केस है ना, ये भी हम डिस्कस वैसे हो जाएगा क्योंकि कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप समझो जरा कि एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कि फर्स्ट केस, ठीक है, कि केवल 80 ml HCl, मैंने आपको ये कहा कि जब भी आप वीक और स्ट्रॉन्ग को मिक्स करो और सॉल्यूशन रिएक्ट कर सके, तो सबसे पहले आप क्या करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे। तो यहां पहले हम रिएक्शन करवाते हैं। तो मैं अगर रिएक्शन करवाऊंगा तो हमारे पास NH4OH HCl रिएक्शन करेंगे, क्या क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा और साथ में H2O बनेगा, ठीक। अब एट T = 0 गिवन मिलीग्राम इक्विवेलेंट, हम गिवन मिलीग्राम इक्विवेलेंट ये चेक कर लेते हैं। NH4OH इसके तो कितने होंगे, इसके तो 10 ही होंगे। HCl 0.1, और पहले में इसका 80 ml काम में आ रहा है, तो 0.1 × 80 कितने आ गए, 8। ये देखो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, और अगर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है तो ये केस कौन सा होता है, ये केस होता है बफर का। ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, इसका 2 बच जाएगा, और इसका भैया कुछ बन जाएगा, कितना, 8। तो ध्यान से देखो फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन में 2 चीजें आ रही है, एक तो आ रहा है NH4OH, एक फाइनल सॉल्यूशन में आ रहा है NH4Cl। ये 2 चीजें फाइनल सॉल्यूशन में आ रही है, और ये 2 चीजें फाइनल सॉल्यूशन में है। इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट तो 2 है, और इसके कितने, 8। और ध्यान से देखो ये एक बेसिक बफर है, और बेसिक बफर के केस में हमें pH निकालनी है, तो पहले हम POH निकालेंगे। POH = PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ये लो जी, ठीक है। PKB 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट की कंसंट्रेशन है कितनी, मैंने कहा ना बफर के केस में आप डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट रख सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां आएगा 8, और बेस जो है, बेस हमारे पास कितना आएगा, 2, ये कैंसिल है 4, और लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.60, तो ये आ जाएगा 5.3 के आसपास, ये लो। लेकिन ये तो ये तो क्या है, pH चाहिए, तो POH चाहिए, तो pH = 14 - 5.3, तो 8.7, दिस इज द pH, ठीक है। तो पहले में तो pH आएगी 8.7। अब मिलाते 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 आपने कितना मिला दिया, 100 ml HCl मिला दिया। मुझे बताओ, आप खुद सोचो कि जैसे जैसे HCl मिलाओगे, एसिड मिला रहे हो, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि दुनिया के किसी भी सॉल्यूशन में अगर एसिड मिलाओगे तो pH क्या होगी, कम होगी। तो अब चेक करते हैं कि देखो ज्यादा HCl मिलाऊंगा, 80 से ज्यादा HCl मिला दिया, तो pH 8.7 से क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए ना। चेक करते हैं क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो सेकंड में वही, अपने पास तो वीक और स्ट्रॉन्ग का मिक्सचर है, रिएक्शन पहले करवाऊंगा, NH4OH और HCl रिएक्शन होगी तो बनेगा NH4Cl और साथ में H2O, ऐसी रिएक्शन होगी। और ये रिएक्शन हुई तो अब देखना कि गिवन मिलीग्राम इक्विवेलेंट चेक करते हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। भैया NH4OH के तो उतने ही है 10, अब 100 मिला दिया, इसका 0.1 है और 100 ml काम में ले लिया, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट इसके भी 10। भैया जी 10 इसके 0, ये भी 0, दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। यहां पर मुझे बताओ क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा। और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के केस में आप सबसे पहले सॉल्ट की नेचर चेक करो। सॉल्ट है कैसा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि जो नेट सॉल्यूशन बनेगा ना नीचे 100 ml HCl मिलाते ही,
वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, वो सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए। तो बिल्कुल, क्योंकि जैसा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है ना पीएच सॉल्यूशन की, उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो सॉल्यूशन, नेट सॉल्यूशन एसिडिक होगा मेरे भाई। तो चलो ठीक है सर, मान लिया नेट सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो पीएच निकालने के लिए हम सबसे पहले इसकी कंसंट्रेशन हमें चाहिए। तो मुझे बताओ फॉर्म्ड मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे? 10 बनेंगे ना। कि इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने बनेंगे? 10। और 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो मुझे बताना वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम इसका 100 और इसका 100, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा कितना? 200 इक्वल टू 10। तो नॉर्मलिटी मेरे पास आ गई 10 डिवाइड बाय कितना? 200। क्लियर है बात? यही नॉर्मलिटी आएगी। तो एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ऊपर 1000 ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास 100, नीचे 100, तो 5 इंटू 10⁻²। देख लो जरा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना। तो ये हमारे पास इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ गई, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ गई तो सॉल्ट के केस में पीएच निकालने का तरीका, क्योंकि 7 से कम होगी, 7 माइनस हाफ, यहां आएगा पीकेबी प्लस लॉग सी, वैल्यू रखते हैं। तो 7 माइनस हाफ, पीकेबी कितना है? पीकेबी तो पीकेबी जो है वो आपको दे दिया कितना? 4.7 प्लस लॉग सी 5 इंटू 10⁻²। और इसको सॉल्व करना मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1.3, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो 7 माइनस हाफ और ये आ गया 4.7 माइनस 1.3 तो ये आएगा 3.4, है ना। 3.4 का आधा कितना? 1.7, और इसमें से 1.7 माइनस करोगे तो 5.3, ये पीएच आएगी। देख लो जरा। तो सेकंड केस में पीएच आई कितनी? 5.3। ठीक है, क्या कहा भी था कि होना क्या चाहिए, जैसे जैसे HCl मिलाओगे तो पीएच लगातार क्या होगी? कम होगी। दुनिया के किसी भी सॉल्यूशन में अगर एसिड मिलाओगे तो पीएच हमेशा डिक्रीज होगी। अब आगे वाले केस में आपने और ज्यादा HCl मिला दिया, तो मुझे बताओ पीएच 5.3 से और कम आनी चाहिए, और कम आ जाएगी पीएच, है ना। तो ये केस भी हम देख लेते हैं। देखो जरा थर्ड केस, इसमें मैं इसको तो मिटा रहा हूं। बहुत आसान सा काम है भैया, चीजों को आपको जो है उलझाना नहीं है। ठीक है, तो तीसरा वाला केस देखना, केस थर्ड रिएक्शन करवाते हैं पहले। NH4OH और HCl बना क्या? NH4Cl और साथ में H2O, यही बना। तो गिवन मिलीग्राम इक्विवेलेंट, इसके तो कितने? 10 ही है। अब मुझे बताओ इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने? 12। अब यार वीक वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, और वीक वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो पूरा क्या हो जाएगा? खत्म। मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग और वीक। अब यार इस सॉल्यूशन में ऐसा होगा ना कि ये खत्म होगा और ये बच जाएगा। कितने? 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट इसके बच गए। तो अगर स्ट्रॉन्ग और वीक का जो है वो अपने पास रिएक्टिंग मिक्सचर हो, और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जो वो एक्सेस में हो, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एक्सेस में हो, तो पीएच का जो भी एक तरीके से डिटर्मिनेशन होगा ना वो इससे आएगा, HCl से होगा। भैया सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से भी आपको H+ मिलेंगे। लेकिन भाई क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैक्सिमम H+ जो है वो कहां से आएंगे? HCl से आएंगे। तो इस केस में जो है वो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम H+, हियर मैक्सिमम H+ आयंस विल बी प्रोवाइडेड बाय HCl। ठीक है, अब लेफ्ट देखो H+ निकालते हैं, लेफ्ट मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, बताओ कितने? 2 बच गए। और हमें तो जो है HCl की, याद करो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जो नॉर्मलिटी होती है वही H+ की कंसंट्रेशन होती है। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम बता दो कितना हो जाएगा। कि यार आपने इसका 100 मिलाया और इसका 120 मिलाया, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 100 + 120, यानी कि कितना? 220 इक्वल टू 2। तो नॉर्मलिटी आ गई 2/220। ठीक है, और भैया जी जो नॉर्मलिटी होगी यही हमारे पास H+ आयन की कंसंट्रेशन है। कितना आया? 2/220। ठीक है, तो ये एक तरीके से H+ की कंसंट्रेशन आ गई। इसी से पीएच हम कैलकुलेट करेंगे। देखो जरा, तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 9.09 इंटू 10⁻³ मोलर। ये आ गई H+ की कंसंट्रेशन, क्योंकि जो नॉर्मलिटी है वही H+ की मोलरिटी होती है।
तो pH की वैल्यू हमारे पास आई 3 माइनस लॉग 9.09, ये अप्रोक्सीमेटली लॉग 9 है, लॉग 9 की वैल्यू 0.95 के आसपास होती है, तो pH आ जाएगी 2.05। तो आप देखो थर्ड केस में pH आ गई 2.05। क्या हमारे पास पहले केवल NH4OH था, इस NH4OH में धीरे 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 हम क्या कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे HCl ऐड करूंगा वैसे वैसे लगातार pH क्या होगी, डिक्रीज होगी। पहले 8.7, फिर 5.3, फिर 2.05। ठीक है, तो ये है भैया बफर सॉल्यूशन। बफर का केस कंप्लीट है, अपने पास सारी चीजें बफर के बारे में हमने देख ली है। एसिडिक बफर हमने देखा, बेसिक बफर हमने देखा, और किसी तरीके का बफर में जो है वो मेरे ख्याल से क्वेश्चन वगैरह जो है नहीं बनता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन भी देख लिए। बाकी जो है वो आप जो भी जिस भी कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं या जो भी मटेरियल आप सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करें। किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप मेरे से डिस्कस करें। ठीक है, अब देखो क्या इस चैप्टर में क्या बच रहा है, एक बार हम वो देख लेते हैं चैप्टर में क्या क्या पॉइंट बच रहे हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि भैया चैप्टर में सीक्वेंस बहुत ही जरूरी होती है ना। देखो कि ऑलमोस्ट हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, कुछ एक टॉपिक है जो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब देखो कि चैप्टर में क्या क्या रह गया है। यहां एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर क्या होते हैं बाद में बात करेंगे। एक टॉपिक है एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, और एक टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी, इस टॉपिक में ये तीन चीजें हमारे पास बच रही है। ठीक है, अब देखो कि वैसे तो ये दोनों हमें पहले ये दोनों टॉपिक हमें पहले पढ़नी चाहिए। कौन कौन से, इंडिकेटर और एसिड बेस टाइट्रेशन, है ना। सॉल्युबिलिटी बाद में सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं, लेकिन भैया अब हम सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ना ये हम पहले पढ़ेंगे। रीजन इसका यह है क्योंकि ज्यादातर बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नीट का बच्चा है उसके लिए सीक्वेंस लगातार बनी रहे। ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये हम पहले पढ़ेंगे, और फिर सॉल्युबिलिटी के बाद में यहां पर कुछ एक, मतलब आप नीट के लोग जो है वो ये सोचो कि जो अपना लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 15 में आपके नीट का सिलेबस लगभग पूरा हो जाएगा। इसके आगे जो है ना सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसके बाद में कुछ पॉइंट जो है वो केवल सॉल्युबिलिटी में जेई के लिए है, तो वो एक्सक्लूसिवली जेई के लिए स्टार्ट हो जाएगा। इसके आगे सॉल्युबिलिटी में कुछ पॉइंट के बाद में, ठीक है ना, कुछ एक पोर्शन के बाद में पूरा का पूरा जेई के लिए स्टार्ट हो जाएगा। और ये दोनों टॉपिक जो है जेई के लिए जरूरी है, नीट में जो है इनसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए हम अब सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये है इसका रीजन। तो देखो जरा, इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन जो है वो हम सबसे लास्ट में इसको रख रहे हैं। तो देखना, स्टार्ट करते हैं भैया सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी होती क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे हम सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो देखो यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ही जरूरी टॉपिक है, ध्यान रखना भैया। नीट के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है और प्रोबेबिलिटी आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही जेई के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है ना क्या सॉल्युबिलिटी हम बेसिकली जो है वो जनरली सॉल्युबिलिटी को हम मोल पर लीटर में डिफाइन करते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल डिसॉल्व होते हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। पहले तो मैं इसको डेफिनेशन लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। देखो सॉल्युबिलिटी होती क्या है, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी, कहने का मतलब अगर आपको सॉल्युबिलिटी के लिए फॉर्मूला लिखना है तो वही ध्यान दो कि ये चीज जो है वो हमने पहले भी करी है।
ये चीज हमने मोलरिटी में भी करी है। यहां हम इसको सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। तो इसको हम एस से इंडिकेट करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो ये एक तरीके से सॉल्युबिलिटी है। और यहां हम यूनिट इसकी क्या ले रहे हैं, यूनिट जो है ये हो जाएगी मोल पर लीटर। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आपको जब डेटा देगा तो सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में गिवन होती है। तो अगर ग्राम पर लीटर में गिवन हो तो मोलर मास से डिवाइड करके उसको मोल पर लीटर में बदलना पड़ेगा। हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी पर अगर करेंगे, न्यूमेरिकल कोई भी करेंगे, वो हमेशा ध्यान में रखना मोल पर लीटर में ही सॉल्युबिलिटी जो है वो कन्वर्ट करके बाद में ही आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी यूनिट जो है वो ग्राम पर लीटर, ग्राम पर एमएल, कोई भी यूनिट आपको मिल सकती है। अब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन तो हमने लिख ली, लेकिन सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हमारे पास 3 तरीके का सॉल्यूशन होता है। पहले हम उसको देखते हैं, फिर इस पर वापस से आएंगे। तो मैं ये लिखूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी solution can be classified into 3 types। ठीक है, कि भैया सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन हमारे पास 3 तरीके का हो सकता है। अब ये 3 तरीके कौन कौन से हैं, तो आप देखो जरा कि सबसे पहला हमारे पास है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं, सब कुछ बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, तो आप ये समझो कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें गिवन टेम्परेचर पर आप और ज्यादा उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व कर सको। ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिखूंगा ए सॉल्यूशन in which more amount of solute can be dissolved at given temperature। ठीक है, कि भैया गिवन टेम्परेचर पर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट हम क्या कर सके, डिसॉल्व कर सके, उसी को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे आप ये समझो इसको, है ना, इसको ऐसे समझना कि 1 गिलास पानी है, मान लो हमारे पास 1 गिलास पानी, मान लो 1 लीटर पानी है, ये 1 लीटर पानी। ठीक है, 1 लीटर पानी में आपने क्या किया कि थोड़ा सा नमक मिला दिया, मान लो 1 चम्मच, 1 टेबल सॉल्ट। ठीक है, इसमें नमक, सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया। ठीक, थोड़ा सा इसमें नमक डिसॉल्व कर दिया, इसको अच्छे से जो है मैंने डिसॉल्व कर दिया, मिला दिया। पानी पहले भी ट्रांसपेरेंट था, 1 चम्मच नमक मिलाने के बाद भी मान लो पानी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इसका मतलब आपने जो भी नमक इसमें मिलाया वो सारा का सारा क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। और अब अगर मान लो बाहर से कोई आता है और उसको मैं पूछूं कि भाई बता इसमें क्या डिसॉल्व है, तो देखकर बता पाएगा क्या कि इसमें कुछ घुला हुआ है? वो देखकर नहीं बता पाएगा कि इसमें नमक घुला हुआ है। हाँ, चखना पड़ेगा, तब तो समझ में आ भी जाएगी कुछ मिला हुआ है, लेकिन भैया देखकर तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो जो नमक आपने मिलाया 1 चम्मच, वो इसमें पूरा अच्छे से क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 1 चम्मच मान लो और मिला दिया, पानी अभी भी ट्रांसपेरेंट है, 1 चम्मच और मिला दी, मान लो पानी अभी भी ट्रांसपेरेंट है। ऐसे करते करते आपने टोटल 100 ग्राम सॉल्ट मिला दिया। मान लो 1 लीटर में कितना सॉल्ट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, है ना, केवल 1 लीटर में आपने धीरे धीरे मिलाते मिलाते 100 ग्राम तक सॉल्ट ऐड कर दिया 1 लीटर में। ठीक है, और पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मतलब यह है कि जब तक पानी ट्रांसपेरेंट है तब तक तो हम उसमें नमक डिसॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो आपने थोड़ा सा भी इसमें सॉल्ट और ऐड किया, थोड़ा सा, मान लो 100 के बाद में आपने 101 ग्राम ऐड कर दिया, तो अब पानी जो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। कि 100 तक तो बता ही नहीं पाएंगे कि 100 ग्राम आपने नमक घोला 1 लीटर पानी में, तो 100 तक तो बता ही नहीं पाएंगे कि इसमें कुछ घुला हुआ है। लेकिन थोड़ा सा भी, 100 से ज्यादा थोड़ा सा भी चला गया तो अब पानी जो थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी पानी में। ठीक है, धुंधलापन, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि वो जो पानी का धुंधलापन है ना, वो जो ट्रांसपेरेंसी उसकी खत्म हो रही है, वो क्यों खत्म हुई, क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि जैसे ही आपने 101 ग्राम वह मिलाया, जो 1 ग्राम और एक्स्ट्रा मिलाया, वो वास्तव में पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ है,
पानी में मैक्सिमम कितना डिसॉल्व कर सकते हो आप? मैक्सिमम 100 डिसॉल्व कर सकते हो। इससे थोड़ा सा भी ज्यादा मिलाया तो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, उसकी वजह से पानी की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, पानी में टर्बिडिटी आ जाएगी। और अगर इसको कुछ देर तक रख दो तो आप देखोगे कि सॉल्ट के कुछ पार्टिकल नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा होता है, आप करके देख लेना कि एक फिक्स अमाउंट के बाद में पानी की ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और जब पानी की ट्रांसपेरेंसी खत्म होनी स्टार्ट हो जाए, समझ जाना कि सॉल्यूशन जो है ना, उसमें अब और ज्यादा नमक डिसॉल्व नहीं हो सकता। आप जो डिसॉल्व करोगे ना, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा? वो टर्बिडिटी में बदल जाएगा, धीरे धीरे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया 100 ग्राम तक की जितनी भी कंडीशन, 100 ग्राम से पहले पहले वो सारी कंडीशन है कैसी? अनसैचुरेटेड की, कि आपने 10 मिलाया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मतलब 100 से पहले पहले जितना भी नमक आप डिसॉल्व कर चुके हो वो अनसैचुरेटेड की कंडीशन है। कहने का मतलब आप 100 तक मिलाओगे तब तक सॉल्यूशन में आप और ज्यादा, 100 से पहले पहले और ज्यादा सॉल्यूट मिला सकते हो। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट मिला सके, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और यहां सॉल्युबिलिटी की बात अगर करें ना, तो सॉल्युबिलिटी मान लो आपने जो टोटल मान लो 500 ग्राम नमक मिला दिया, इसमें 500 ग्राम नमक मिला दिया, ठीक है। अब 500 ग्राम नमक मिलाया तो सॉल्युबिलिटी मुझे बताओ, मैं इस 100 से निकालूं या 500 से निकालूंगा? सॉल्युबिलिटी तो इस 100 से ही आएगी, क्योंकि भैया 500 आप कितना भी मिलाओ, मैक्सिमम डिसॉल्व तो कितना होगा? 100 ही होगा ना। बाकी 400 ग्राम तो कहां बैठ जाएगा? नीचे। बाकी 400 ग्राम तो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएगा, तो उस 400 ग्राम का तो कुछ होना नहीं है। बाकी जो है वो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम 100 डिसॉल्व करेंगे, तो यहां सॉल्युबिलिटी जो है वो हम 100 से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये होती है सॉल्युबिलिटी, कि मैक्सिमम कितना डिसॉल्व कर सकते हो। तो मैक्सिमम हम 100 डिसॉल्व कर सकते हैं, इसलिए सॉल्युबिलिटी कितनी? 100 ग्राम पर लीटर बोल सकते हो, चाहो तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है बात? तो ये है अपने पास अनसैचुरेटेड, कि अनसैचुरेटेड का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप गिवन अमाउंट पर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर पा रहे हो, और ज्यादा सॉल्यूट अगर डिसॉल्व कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो कि जैसे ही आपने 100 ग्राम डिसॉल्व किया, तो अब 100 ग्राम डिसॉल्व करते ही सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, सॉल्यूशन एकदम सैचुरेटेड। अब 100 से आगे थोड़ा सा भी आप अगर डिसॉल्व करोगे ना, तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। डिसॉल्व नहीं होगा तो वो टर्बिडिटी के फॉर्म में रहेगा और थोड़ी देर में प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्बिडिटी इज जस्ट बिफोर कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, कि भाई प्रेसिपिटेशन से जस्ट पहले की कंडीशन होती है क्या? टर्बिडिटी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखना थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहां आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ध्यान से देखो कि ए सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड at given temperature, at given temperature is known as saturated solution, ठीक है, कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें गिवन टेम्परेचर पर हम और ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व ना कर सके। जैसे ही 100 मिलाया था, अब 100 के बाद में और ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और सैचुरेटेड के केस में देखो ऐसा होगा कि मान लो कोई AB सॉलिड है, ठीक, पानी में आपने मिला रखा है, ठीक है, तो हमारे पास जो बना मान लो AB एक्वस, कि ये डिसॉल्व हो गया। अब सैचुरेटेड के केस में क्या होगा कि भैया ये तो जो वो अनडिसॉल्व्ड है, अनडिसॉल्व्ड पार्ट, ठीक है, और ये वाला जो है वो डिसॉल्व्ड पार्ट है, डिसॉल्व्ड पार्ट, ठीक। तो अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन को देखोगे तो इधर तो जाओगे तो डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। और बैकवर्ड में आओगे तो डिसोल्यूशन ये डिक्रीज होगा। यानी मैं बोलूंगा इधर आओगे तो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। बैकवर्ड में आप देखोगे कि रिएक्शन अगर बैकवर्ड आएगी तो जो है प्रेसिपिटेशन होगा, ये सॉलिड अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, और सॉलिड अलग होकर धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा,
प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अगर रिएक्शन आगे जाती है तो वो घुल जाएगा उसमें, है ना, कि पानी है, नमक आपने मिलाया 100 ग्राम से ज्यादा मिलाओगे तो धीरे धीरे जो है रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। और 100 ग्राम तक है तो रिएक्शन जो है वो डिसोल्यूशन होगा, आगे जाएगी रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो हुआ एक तरीके से, ये होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये कंडीशन आती है कि डिसॉल्व्ड पार्ट और अनडिसॉल्व्ड पार्ट के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। कि मान लो आपने 100 मिला रखा है, 100 से ज्यादा 101 जैसे ही मिलाया तो 101 वो जो 1 ग्राम होगा ना वो तो जो है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, और जो पहले से घुला हुआ है वो पीछे आ जाएगा, वो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक तरीके से हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन है, ठीक है। और अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वहां पर हम इसी की बात करेंगे, इसी पॉइंट की बात करने वाले हैं। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक तीसरी कैटेगरी जो है ये आती है भैया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। हालांकि उसके बारे में हमें कोई बात करनी नहीं है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, लेकिन क्योंकि हम इतना पढ़ रहे हैं तो एक टर्म और पढ़ लेते हैं। देखिएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखो जरा, सुपर, थर्ड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है भैया। देखो यहां पर जो है ना हमने एक कंडीशन रखी है इन दोनों में कि एट गिवन टेम्परेचर, एंड हियर आल्सो दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल एट गिवन टेम्परेचर, कि हम जब भी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम सॉल्युबिलिटी की बात नहीं करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं। अब सुपर सैचुरेट, किसी भी सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड कैसे बनाए, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, हीट करना है। आप जब हीट करते हो ना तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये जो है मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बता चुका हूं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जनरली सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। कुछ सॉल्ट होते हैं जिनके लिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी होती है ना। तो पहले मैं यहां पर बोलता हूं कि इफ सैचुरेटेड solution is heated, then solubility will increase and solution becomes unsaturated, ठीक है। क्या होगा ये कि अगर आपने किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर दिया तो सॉल्युबिलिटी जो वो इंक्रीज हो गई। जैसे मान लो कि पानी था और 100 ग्राम नमक आपने डिसॉल्व कर रखा है, अभी सॉल्यूशन सैचुरेट है। अब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया कि पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर पर आप मैक्सिमम 100 तक डिसॉल्व कर सकते हो, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो सॉल्युबिलिटी होगी 120 ग्राम पर लीटर, पहले थी 100 ग्राम पर लीटर, अब सॉल्युबिलिटी हो गई 120 ग्राम पर लीटर, ज्यादा टेम्परेचर पर, है ना। और ज्यादा टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी इतनी हो गई तो मुझे बताओ अभी तक तो आपने 100 ही मिलाया है ना, तो 100 पर सॉल्यूशन कैसा होगा, अनसैचुरेटेड। अब आप 20 ग्राम और मिला सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, इसमें 20 ग्राम और मिला दिया और 20 ग्राम मिलाकर वापस से इसको क्या कर दिया, सैचुरेट कर दिया। अब ये सॉल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड हो चुका है। अब आप इसको कितना भी गर्म करो, कितना भी कुछ भी करो, अब और ज्यादा इसमें बिल्कुल भी नहीं डिसॉल्व कर पाओगे, 120 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। यानी गर्म करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है ना उसको हम बोलते हैं क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यही कंडीशन है कि भाई जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करते हो तो जो सॉल्यूशन है ना वो कैसा हो जाता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एंड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड, सॉल्यूशन अनसैचुरेट हो गया। और फिर मैं बोलूंगा इन दिस केस सॉल्यूशन अनसैचुरेट हो गया एंड नाउ इफ मोर अमाउंट of solute is dissolved in the solution to make it saturated, then formed solution will be super सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो भैया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मिलेगा
इस केस में कि एक बार आपने गर्म कर दिया, गर्म करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई और फिर बढ़ी हुई सॉल्युबिलिटी में आपने और ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व कर दिया, तो अब जो सॉल्यूशन बनाना और ज्यादा डिसॉल्व करने के बाद वो सुपर सैचुरेटेड है। अब सुपर सैचुरेटेड को आप कितना भी गर्म करो, कितना भी ठंडा करो, कुछ भी करो, अब और ज्यादा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। तो ये सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हमारे पास तीन जो है वो अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस है। हम जो है वो इस चैप्टर में यहां पर इसकी बात करने वाले हैं। ये जो पॉइंट है ना, हम केवल इसी की बात करेंगे। हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक होते हैं, देखो, एक तो होता है सॉल्युबल सॉल्ट, एक होता है स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है, पहले हम वो भी देख लेते हैं। देखो जरा, क्योंकि अब पूरे टॉपिक में ये चीज चलेगी, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं, या पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने कहा ना कि हम अब से यही बात डिस्कशन करेंगे कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, यहां आयनाइजेशन कैसे होता है। देखो, ध्यान से देखना कि आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इन वाटर, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ठीक है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है ना। देखो कि कोई भी सॉल्ट है, मान लो AB सॉल्ट है, ठीक है, प्लस पानी में आपने ऐड किया। जब आप ऐड करोगे ना इसको, ध्यान समझना कि जब आप इसको पानी में ऐड करोगे तो पहले AB डिसॉल्व होगा, पहले घुलेगा। हम बोलते हैं कि किसी भी सॉल्ट को आप पानी में मिलाते हो तो सॉल्ट अपने कंपोनेंट आयंस में क्या होता है, आयनाइज होता है। बिल्कुल भैया सही बात है, आयनाइज होगा, लेकिन आयनाइजेशन से पहले डिसोल्यूशन होगा। और सॉल्ट, मैंने आपको कहा था कि दुनिया के सारे सॉल्ट आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानने हैं। कुछ एक सॉल्ट होते हैं जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, है ना। बाकी सारे सॉल्ट, ज्यादातर सॉल्ट जो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो आप ये मानो कि जैसे AB सॉल्ट है, इसको पानी में मिलाया तो पहले तो ये बनेगा AB एक्वस। ठीक है, ये तो है इसका अनडिसॉल्व्ड, जो अभी मैंने बताया था, अनडिसॉल्व्ड पार्ट। ठीक है, और ये है डिसॉल्व्ड पार्ट। अब देखना जरा ध्यान से, AB एक्वस बना। अब ये AB एक्वस अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग है, इसका अल्फा जो है वो 100% है, तो अब आगे ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, ये टूटेगा A प्लस एक्वस, क्योंकि 100 है तो इक्विलिब्रियम आना नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से टूटेगा, A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस। ठीक है, ये थोड़ी देर में 0 हो जाएगा, ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक है, कि अब आप देखो जरा कि नेट रिएक्शन क्या हुई, A प्लस ये कैंसिल हुआ तो AB सॉलिड प्लस H2O, ये कन्वर्ट हुआ किसमें, A प्लस एक्वस और साथ में B माइनस एक्वस। ठीक है, ये रिएक्शन हुई। अब देखना कि इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये है क्या वास्तव में। मान लो जैसे नमक था, अभी मैं वही एग्जांपल लेता हूं कि इसका मैक्सिमम हम कितना डिसॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 100 डिसॉल्व कर सकते हो, 100 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हो, या ऐसे मान लो मैक्सिमम हम 100 मोल डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने मान लो 500 मोल पानी में मिलाए, ये जो AB सॉल्ट है ना, उसको 500 मोल पानी में मिलाती है। 500 मोल पानी में मिलाए, मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम तो 100 ही डिसॉल्व होगा। तो 500 में से 400 तो बैठ जाएंगे कहां, नीचे, और जो 100 होंगे ना, 100 मोल डिसॉल्व्ड पार्ट में, यहां पर कितने मोल आएंगे, AB एक्वस कितना होगा, 100। तो जब इसका आयनाइजेशन होगा ना A प्लस B माइनस में, तो आयनाइजेशन 500 का नहीं होगा, आयनाइजेशन कितने का होगा, 100 से। क्या इसके 100 से इसका कितना, 100, और इसका भी कितना बनेगा, 100 बनेगा। ये इसका मतलब है कि जब भी हम किसी सॉल्ट को मिलाते हैं तो जितनी सॉल्युबिलिटी होती है उतना ही पार्ट आयोनाइज होता है। सॉल्युबिलिटी से ज्यादा आप एक्सेस में कितना भी मिला दो, वो आयोनाइज कभी नहीं होगा, और उसका आयोनाइजेशन नहीं होगा तो हम ये बोलेंगे कि एक तरीके से वो जो है वो हमेशा सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, जिसका आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, जो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पानी है तो पानी में आपको जो है वो हम मान लो 10 मोल NaCl मैक्सिमम मिला सकते हैं पानी में, एक एग्जांपल के लिए 10 मोल मिला सकते हो। अब आपने जो है पानी में मान लो 100 मोल मिला दिया NaCl के। अब 100 मोल NaCl के मिलाए, मुझे बताओ मैक्सिमम जो है ना कितने घुल सकते हैं, 10 ही घुल सकते हैं। अब आपने 100 मिलाए तो 100 से आपको 100 Na प्लस और 100 Cl माइनस नहीं मिलेंगे, कि जितना NaCl घुलेगा ना, घुलने वाला कितना 10, तो 10 ही मिलेगा, 10 Na प्लस और 10 Cl माइनस। के मैं ये बोल रहा हूं कि जो पार्ट डिसॉल्व होता है ना उसी का आयोनाइजेशन होता है, टोटल जितना मिलाते हो उसका आयोनाइजेशन नहीं होता है।
भैया मैं जो है ये इस टॉपिक को आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये टॉपिक को अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अभी थोड़ी सी टाइम की लिमिटेशन है, तो इसको अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, यहीं से दोबारा इसको बताऊंगा, है ना। तो अगर समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में मैं इसको दोबारा आपको करवाऊंगा, ठीक है। बाकी जो है वो सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगली क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं और किस तरह की कैलकुलेशन यहां से बनती है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपकी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई भी कैसा भी डाउट हो तो वो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और वैसे मैं जनरली बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब शेयर करने के लिए, लेकिन भैया टारगेट कुछ अलग है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके शेयर भी करें आपके दोस्तों तक, ठीक है। आपके जो भी आसपास जिस भी कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक इसको शेयर करें, है ना। क्योंकि अप्रोच जो है वो हमें पूरा इंडिया कवर करना है और इसके लिए जो टारगेट बहुत बड़ा है, आप सब मिलकर साथ दोगे तो टारगेट बहुत ही जल्दी हम पूरा कर लेंगे। तो यहाँ से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।